आज स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। शॉर्ट में हम इसे बोल रहे हैं BNSS 2020। पहले ये हमारा CRPC हुआ करता था, CRPC 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, अभी ये नया एक्ट जो है वो आ गया हमारा 25 दिसंबर 2023 में आया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। ये हमने BNS के साथ भी देखा था ना, बिकॉज दे आर दी सेम पार्ट। क्रिमिनल लॉज को एक नया इनेक्टमेंट दिया गया जिसमें 3 मेजर लॉज जो हैं हमारे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इन तीनों को ही रिप्लेस कर दिया गया है नए कोड्स के द्वारा। ठीक है, इनको अब हम संहिता बोल रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में बिल्कुल एक सा ही नाम। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहली जो चीज जाननी है वो ये जाननी है कि क्या ये प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। तो प्रीवियसली एज द नेम सजेस्टेड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उस नाम से ही पता लगता था ये प्रोसीजरल कोड है। तो इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ है। बहुत आसान सी बात है। अच्छा भाई, प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? क्या होता है दोनों के बीच में अंतर? भाई आप बोल रहे हैं कि ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, तो सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है? अभी हमने पढ़ा है थोड़े दिन पहले ही, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है हमने, उसके पहले हमने TPA पढ़ा, उसके पहले BNS पढ़ा। दे आर ऑल सब्सटेंटिव लॉज। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोसीजरल लॉ एंड स्पेशली इट डील्स विथ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो क्रिमिनल कोड्स का प्रोसीजर है उसके साथ डील करता है BNSS 2023, प्रोसीजरल लॉ है। डिफरेंस क्या है? किसको हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं, किसको हम प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं? कौन बताएगा? बताओ जरा, मानसी आप बताएं। प्रोसीजर से डील करते और सब्सटेंटिव लॉ देखिए, सब्सटेंटिव लॉ जो होता है वो हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है आर राइट्स एंड ड्यूटीज। और जो प्रोसीजरल लॉ है वो इन राइट्स एंड ड्यूटीज को कैसे इन्फोर्स किया जाए, अपने राइट्स को किसी के अगेंस्ट, जो किसी की जो ड्यूटी है आपके अगेंस्ट, वो आपके अगेंस्ट उस ड्यूटी को कैसे इन्फोर्स करेगा, कोर्ट कैसे प्रोसीजर को अपनाएगा ऐसे ड्यूटीज को इन्फोर्स करने में, ऐसे राइट्स को इन्फोर्स करने में, वो डील करता है हमारा कौन? प्रोसीजरल लॉ। जैसे कि एक व्यक्ति जो है थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करता है, तो व्हाट ही इज कमिटिंग, ही इज इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ अदर पर्सन। भाई दूसरे व्यक्ति का राइट है कि वो समाज में बिल्कुल एक कैसे तरीके से रहे, ऐसे तरीके से रहे जहां पर उसके राइट्स को इन्फ्रिंज ना किया जाए, जहां उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस ना किया जाए। नाउ द ऑफेंडर हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट दिस पर्सन, तो उसके राइट्स को जो क्या हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उसके जो राइट्स वायलेट हुए हैं। जो राइट्स कहां बताए गए हैं? BNS में, भारतीय न्याय संहिता 2023, अर्लियर IPC, उसमें बताया गया है कि नो वन शैल कमिट थेफ्ट, कोई भी थेफ्ट कमिट नहीं करेगा, और कमिट करेगा तो उसकी ये सजा होगी। उसकी लाइबिलिटी क्या होगी वो भी बता रहा है BNS IPC कि क्या लाइबिलिटी होगी इफ यू कमिट थेफ्ट। नाउ हाउ डू यू इंपोज दिस liability upon this person?
ये जो है वो बताता है, वो डील करता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करना, जो सब्सटेंटिव लॉ में राइट्स और लाइबिलिटीज लिखे हुए हैं, उनको कैसे इन्फोर्स किया जाएगा, कैसे रिसीव किया जाएगा, उसके बारे में प्रोसीजरल लॉ डील करता है। तो बीएनएसएस मैंने बताया आपको डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर से। तो देयर आर टू प्रोसीजरल कोड, मेनली टू प्रोसीजरल कोड, सिविल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीपीसी डील्स विद द सिविल प्रोसीजर, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, वो एक सिविल, वहां पर आप कोई किसी व्यक्ति के राइट को इन्फ्रिंज करेंगे, ब्रीच करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं होगा। उसके लिए आप कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कराएंगे, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे किसी कोर्ट में। व्हाट यू विल डू, you will bring a suit for damages, to claim damages, you will claim compensation in case of infringement of right। वो डील किया गया है आपका सिविल प्रोसीजर कोड में, वो सिविल कोड्स अलग है। तो हमने जाना कि अब दो तरीके के कोड्स हैं, एक सिविल कोड्स है, क्रिमिनल कोड। तो जो क्रिमिनल कोड्स मैंने बोल रहा हूं मैं, जो क्रिमिनल कोड्स का स्ट्रक्चर, वी विल लुक इनटू डिटेल, हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि कोड्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं, सिविल कोड का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्रिमिनल कोड का क्या स्ट्रक्चर होता है, एंड हाउ इट हैज बीन डेल्ट इन सीआरपीसी, दिस बीएनएसएस, उसको भी हम जो है जानेंगे। बट मैंने बताया जो क्रिमिनल कोर्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनका क्या प्रोसीजर होगा, उसको डील करता है बीएनएसएस। इतनी बात मेरे समझ से आपको समझ में। Now, the main question comes to our mind कि आखिर ये प्रोसीजर है क्या, ये प्रोसीजर काम कैसे करता है। तो देखने पे तो लगता है बहुत सारे सेक्शंस हैं, there are more than 500 sections, 531 सेक्शन मोर स्पेसिफिकली, और उसके अलावा 2 शेड्यूल भी दिए हुए हैं। तो देखने से प्रतीत होता है कि बहुत बहुत बड़ा विशालकाय जो है एक्ट है, ये कोड है जिसमें इतने सारे सेक्शन। हाउ डू यू कवर दिस? So it is just a matter of time. Once you spend time with this particular code, you will get to know कि सारी ही चीजें बड़ी आसान हैं। मैंने कहा कि भाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जहां पर क्राइम कमिट किया जाएगा, तो उसके बाद फिर ऑफेंडर को कैसे सजा होगी, कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा आगे, उस पे जो चर्चा होगी वो सारी की सारी सीआरपीसी और अब नए बीएनएसएस में करी गई है। So you see that the first thing that is essentially required in order to initiate or in order to discuss the BNSS is the commission of crime. Is the commission of crime. अच्छा, आप इस क्रोनोलॉजी को बड़ा ध्यान से समझिएगा और लगभग अगर आप इसको समझ जाते हैं, यू विल गेट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ बीएनएसएस। आपको बीएनएसएस का स्ट्रक्चर बड़ा आसानी से समझ। तो मैंने बोला सबसे पहले तो एक क्राइम कमिट हो, क्राइम इज कमिटेड, अ क्राइम इज कमिटेड, भाई यहीं से शुरुआत होती है। एक क्राइम कमिट हो गया, अब आप क्या करें भाई, क्या करते हैं जनरली, बताओ मुझे क्या करते हैं। मानसी बताइए, एक क्राइम हुआ उसके बाद क्या करेंगे हम? नहीं, आपको पता लगा आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हुआ, व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट? सबसे पहला स्टेप क्या दिमाग में आता है? अरे कोर्ट में केस क्यों करेंगे, कोर्ट में केस करना दिमाग में आता है। आपकी घर चोरी होती है, आप कोर्ट भागते हैं।
क्या करेंगे? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप पुलिस को ध्यान करते हैं। आ रही है बात समझ? तो वंस द क्राइम इज कमिटेड वी हैव टू ऑप्शंस, क्योंकि अब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे चीजों को, इससे भी ज्यादा डिटेल में जानेंगे जब हम हर एक स्टेज को पढ़ेंगे, हर स्टेज पर। तो मैंने बताया जैसे ही ऑफेंस कमिट होता है दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हम। अभी के लिए आप मत समझिएगा, इतना डिटेल में मत जाइएगा कि मैं ये क्या दो शब्द लिख रहा हूं कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं करना है शब्दों से अभी, यू विल गेट टू नो दिस। तो मैंने बताया कि जब भी ऑफेंस कमिट होगा, कोई क्राइम कमिट होगा, वी विल लुक इनटू टू थिंग्स कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल। भाई ये कौन से ऑफेंस होते हैं? देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें आप एफआईआर रजिस्टर कराते हैं, जहां पर पुलिस को पावर होती है, ध्यान से समझना, जहां पर पुलिस को पावर होती है कि वो क्या करेंगे, क्राइम को जैसे ही इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो एफआईआर लिखेंगे। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है, डायरेक्ट कोर्ट के अंदर कंप्लेंट करी जाती है। तो यहां पर सीधा सीधा मैं अभी के लिए आपको लिख देता हूं कि कोर्ट कंप्लेंट, और ज्यादा नहीं समझ, इतना डिटेल में नहीं। तो भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। तो भाई बोलते हैं कि हम सबसे पहले जाएंगे एफआईआर लिखाएं। कोई भी अपराध होता है, नॉर्मल सा व्यक्ति होता है, तो वो जाता है एफआईआर लिखाता है। अब देखो बहुत बार उसको नहीं पता होगा कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो नॉन कॉग्निजेबल केस में भी कहां चला जाएगा, पुलिस स्टेशन चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पुलिस स्टेशन चला जाएगा। भाई वो तो बिल्कुल मासूम सा बालक है, उसको लॉ की क्या जानकारी, भाई आपको जानकारी है, आप कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल समझ रहे हो। He cannot understand whether it is a cognizable offense, whether it is a non-cognizable offense. भाई cognizable offense है तो पुलिस के लिए बहुत बढ़िया है, they will write FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो लिखेंगे। भाई अगर वो नॉन कॉग्निजेबल हुई, वो ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल हुआ, पुलिस के पास आप पहुंच गया, पुलिस क्या करे, तो बोला कि भाई पुलिस एनसीआर लिखेगी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखेगी। क्या लिखेगी? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और कुछ करेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, इसको बोलेगी कि जाओ कोर्ट अप्रोच करो। तुम क्या बोल देगी कि जाओ कोर्ट चले जाओ, लिख लेगी, दर्ज कर लेगी, बट बोलेगी ये कि जाओ तुम कोर्ट जाना है तुमको, यहां तुम्हारा काम नहीं हो। बिकॉज वॉट कम्स टू आवर माइंड इज दी फर्स्ट थिंग इज कि भाई पुलिस को जाना है, कोई ऑफेंस आपके अगेंस्ट हुआ, आप पुलिस के पास पहुंचोगे, पुलिस देखेगी कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, आपको नहीं पता मान लीजिए, तो पुलिस को कॉग्निजेबल लगा, उन्होंने एफआईआर लिख ली, नॉन कॉग्निजेबल लिखा, उन्होंने एनसीआर लिख के बोल दिया कि जाओ कोर्ट के पास जाओ और कंप्लेंट करो। ठीक है, सो दैट्स द अनदर थिंग दैट वी विल डिस्कस एट अ लेटर स्टेज। बट एफआईआर में देखो क्या करेंगे, एफआईआर लिख ली, आप क्या करोगे भाई, एफआईआर लिखने के साथ ही आप इन्वेस्टिगेट, क्योंकि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को पावर होती है बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और बिना कोर्ट के ऑर्डर के अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखो इन्वेस्टिगेशन में करोगे क्या, क्या करते हो इन्वेस्टिगेशन में जाओगे, लोगों से पूछताछ करोगे, जो भी एक्वेंटेड लोग होंगे उनसे पूछताछ करोगे, भाई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करोगे, यही करोगे ना, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करोगे, कुछ सीजर्स भी करोगे, कोई भाई सामान जो है इंपॉर्टेंट लगा आपको, एविडेंसेस वगैरह मिले, एविडेंस का कलेक्शन करोगे। तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग एविडेंसेस, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कलेक्टिंग एविडेंसेस, किस बात को पता लगाने के लिए कि क्या अपराध हुआ है, अपराध हुआ है तो किसने किया है, इस पर्पस के लिए आप क्या करते हो,
यू आर कलेक्टिंग एविडेंस, आप एविडेंस कलेक्ट करते हो, और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आप एक्वेंटेड लोगों से पूछताछ करोगे, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करोगे, कुछ जरूरी अगर आपको कुछ आर्टिकल जो है लगता है उन आर्टिकल्स को सीज करोगे, और साथ ही साथ आप अरेस्ट भी क्या करोगे, अरेस्ट करोगे। तो देखो जरा, स्टेटमेंट्स लेना है और अरेस्ट भी करना है। अब भाई स्टेटमेंट लेने के लिए, अरेस्ट करने के लिए बहुत बार आपके पास पावर होती है कि आप बिना वारंट के अरेस्ट कर पाते हो, काफी बार आपको वारंट की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे अरेस्ट किया जाएगा, इसके लिए कुछ प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे हम, कैसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और कैसे उन लोगों को बुलाया जाएगा। भाई लोगों को बुलाना पड़ेगा आपको पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। हाउ यू विल कॉल देम, उसके लिए हमें प्रोविजंस की आवश्यकता है, उसके लिए प्रोसीजर लगेगा। अरेस्ट करने के लिए प्रोसीजर चाहिए होगा कि हाउ यू विल अरेस्ट। सेक्शन 35 डील्स विद वेरी वेल। पहले सेक्शन 41 हुआ करता था सीआरपीसी में, नाउ इट इज 35। कि कैसे आप अरेस्ट करोगे, एक पूरा का पूरा चैप्टर है उसके बारे में। अरेस्ट करने के बाद क्या करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है 24 आवर्स के अंदर, है ना। ये सारी बातें करो। अब मान लीजिए आपने अरेस्ट कर लिया और आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाती है इन 24 आवर्स। 24 आवर्स का आपके पास समय होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करनी है। जैसे ही अरेस्ट करा है उसको 24 आवर के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो इस अक्यूज को कहां लेकर के जाओगे, मजिस्ट्रेट के सामने करके जाओगे। साथ साथ में अपनी पुलिस डायरी जो आप वही डे टू डे आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी उसका सारा डेटा एंट्री कर रहे हो आप एक बुक के अंदर जिसको हम बोल रहे हैं पुलिस डायरी, उस पुलिस डायरी को भी लेकर के जाओगे साथ में अपने मजिस्ट्रेट के सामने रखोगे। वो उसको देखेगा और आप बोलोगे साहब इस व्यक्ति की कस्टडी हमें और दे दो, पुलिस कस्टडी पुलिस रिमांड आप लोग, आपको इन्वेस्टिगेट करना है। आप बोलोगे इससे जो जांच पड़ताल करेंगे, इससे पूछताछ करेंगे, इससे इंटेरोगेशन करेंगे तो हमें पता लगेगा। तो मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको क्या देगा, पुलिस रिमांड दे, क्या दे देगा, पुलिस रिमांड दे देगा। कितने दिन की, 15 दिन की होती है। दैट वी विल डिस्कस 187 पहुंचेंगे हम, जानेंगे बहुत अच्छे से। या फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है, बोलता है नहीं नहीं अच्छा इसको कस्टडी में होना चाहिए, ये मैं समझता हूं बात, लेकिन इसको पुलिस कस्टडी में जाने की जरूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो वो 60 दिन की या 90 दिन की क्या दे देगा आपको, जुडिशियल कस्टडी दे देगा, जेल भेज देगा। एट द सेम टाइम आप बेल के लिए भी मांग करोगे। क्या करोगे भाई, इसी दौरान आप क्योंकि अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो, आपके ऊपर तो अभी केवल एक्यूजेशंस हैं, बीइंग एन एक्यूज्ड देयर आर ओनली एक्यूजेशंस, कि आपने ये ऑफेंस हो सकता है कमिट किया हो, प्रूफ तो नहीं हुआ है, ट्रायल तो नहीं हुआ है, कोर्ट का डिसीजन तो नहीं आया है कि आपने ये ऑफेंस किया है। तो आप बेल लेने के हकदार हो। बेल मतलब क्या, कि जब तक इंक्वायरी ट्रायल पेंडिंग है तब तक मुझे जो है फॉर अ टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड बेल में डिसाइड हो, बेल ऑर्डर में डिसाइड हो, उस पीरियड के लिए मुझे छोड़ा जाए, मुझे कस्टडी में ना रखा जाए, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट ना लगाया जाए। अरे ये बात समझ। तो सेम टाइम पे आप बेल वगैरह के प्रोविजंस को भी जानोगे। तो भाई बेल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे दी जाती है, कैसे नहीं दी जाती है, इन प्रोविजंस जरूरी है। अब देखो जरा, ये लोग इन्वेस्टिगेशन जो है जारी रखेंगे क्योंकि 24 घंटे में कंप्लीट हुई नहीं, तो भाई फिर पीरियड आता है 60 दिन का, 90 दिन, 60 डेज और 90 डेज। अलग अलग केसेस में 10 साल से कम की सजा 60 दिन, 10 साल से या ऊपर की सजा 90 दिन तक का समय। आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर। अच्छा इतने टाइम में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है। अच्छा उसको बेल देनी पड़ती है, सिक्योरिटीज लाने पड़ते हैं, बट ही गेट्स द डिफॉल्ट बेल। अच्छा प्रोविजन है, जानेंगे हम इसके बारे में। डिफॉल्ट बेल, अपने आप बेल मिल जाती है। भाई आपके पास एक टाइम पीरियड है 60 दिन का, 90 दिन का, आपको इसके अंदर अंदर क्या करना था, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी।
अच्छा भाई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में बथेरी चीज़ें करी गई, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे गए, कुछ सीजर्स करे गए, जब्तियां की गई, ठीक है, और साथ ही साथ अरेस्ट भी किया गया अक्यूज ने बेल के लिए अप्लाई किया था। हो सकता है उसको बेल दे दी गई हो सकता है उसको बेल ना दी गई हो। अगर उसको बेल नहीं दी गई थी, 60 दिन 90 दिन का समय खत्म हो गया, एज द केस में भी 10 साल से कम तक की सजा वाला ऑफेंस था तो 60 दिन की बात होती है, 10 साल से ऊपर की सजा की बात होती है तो कितने दिन का, 90 दिन का समय होता है जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने। अब भाई इन्वेस्टिगेशन आपने कंप्लीट कर ली तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर अ पुलिस रिपोर्ट। भाई एक पुलिस रिपोर्ट जो है तैयार करोगे, और इस पुलिस रिपोर्ट का क्या करोगे, इस पुलिस रिपोर्ट को ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करोगे। यू विल प्रेजेंट दिस पुलिस रिपोर्ट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अच्छा, ये पुलिस रिपोर्ट देखो दो तरीके की हो सकती है। या तो पुलिस रिपोर्ट में यह पता लग जाए कि हाँ भाई अपराध हुआ है और इस व्यक्ति ने अपराध किया है, या फिर यह पता लगे कि नहीं इस व्यक्ति ने तो अपराध किया ही है, कोई अपराध हुआ ही नहीं है। तो इट कैन बी क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट। ये जो फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ये दो नेचर की हो सकती है, या तो ऑफेंस होना पता लग रहा है या ऑफेंस होना पता नहीं लग रहा है। जहां पर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है या उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है जिसको अरेस्ट किया गया है, ऐसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट, अदरवाइज इट इज चार्जशीट बोलते हैं, कभी कभी चालान बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, किसी भी नाम से इसको संबोधित किया जाता है। अच्छा भाई, ये किसके पास दी जाएगी, तो बोला गया मजिस्ट्रेट के पास दी जाएगी। कौन से मजिस्ट्रेट के पास में ये पुलिस रिपोर्ट दी जानी है, मजिस्ट्रेट के पास तो रखोगे। बिफोर विच मैजिस्ट्रेट यू विल प्लेस दिस पुलिस रिपोर्ट। अच्छा, क्या क्लोजर रिपोर्ट को नहीं रखेंगे, भाई क्लोजर रिपोर्ट को भी रखोगे। क्लोजर रिपोर्ट है उसको भी रखोगे, और वो चालान चार्जशीट भी है उसको भी रखोगे। ऐसा नहीं है कि क्लोजर रिपोर्ट है, आपको ये पता लग गया कि नहीं 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 इस व्यक्ति ने तो ऑफेंस नहीं किया है, तो क्लोजर रिपोर्ट है तो इसको मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखना है। आपको मैजिस्ट्रेट के सामने वो पुलिस रिपोर्ट लेकर की आनी है, चाहे वो क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में हो या किसी और दूसरे फॉर्म में हो। भाई क्लोजर रिपोर्ट का मतलब क्या है कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। भाई इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या किया, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, आपको कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला, इस वजह से आपने क्लोजर रिपोर्ट तैयार करी, अदरवाइज आपने चार्जशीट तैयार की होती, चालान तैयार किया होता, फाइनल पुलिस रिपोर्ट तैयार की होती, फाइनल रिपोर्ट तैयार की होती, एविडेंस प्रॉपर मिल गए होते, सफिशिएंट एविडेंस मिले होते। तो जो भी रिपोर्ट है आप मैजिस्ट्रेट के सामने रखो, ऐसे मैजिस्ट्रेट के सामने रखनी है हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। Who is empowered to take cognizance। अच्छा भाई, ये क्या वर्ड है कॉग्निजेंस, अभी उतना समझना नहीं है, अभी के लिए मैं बताता हूं आपको। एक ऐसा मैजिस्ट्रेट है जिसको ये पावर है कि वो ये पता लगाए कि इसके बेसिस पर जो पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है, इसके बेसिस पर क्या किसी अपराध का होना पता लग रहा है उसको या नहीं लग रहा है। वो जुडिशियल नोटिस लेता है वेदर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट और नॉट। अगर उसको लगता है तो वो कॉग्निजेंस लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब सेम टाइम पे आपको ध्यान हो, मैंने बताया था नॉन कॉग्निजेबल केस में आप पुलिस के पास जाते हो तो एनसीआर लिख करके आपको बोलता है कोर्ट जाओ कंप्लेंट करो, या फिर आपको डायरेक्टली पता है कि आपके अगेंस्ट जो हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट के पास आते हो तो कंप्लेंट करते हो। तो इसके बेसिस पे भी वो कॉग्निजेंस लेता है, और किसके बेसिस पे, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, और कंप्लेंट के बेसिस पे भी मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। या तो डायरेक्ट कंप्लेंट आ जाए, या पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस रिपोर्ट तैयार हुई, और जो है कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में वो उस पर कॉग्निजेंस ले लेता। तो उसको पता लग गया कि भाई एक अपराध हुआ है, अब इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, इंक्वायरी करूंगा।
भाई मुझे किन्हीं लोगों को बुलाना होगा, समन करना होगा, वारंट इशू करना होगा, तो समन से रिलेटेड, वारंट से रिलेटेड प्रोविजंस जो है जानने हैं। अब इतना करने के बाद क्या करोगे? अब भाई एक्यूज को बुलाया जाएगा, एक्यूज अरेस्ट है, ऑलरेडी कस्टडी में, तो उसको लाया जाएगा, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट थमाए जाएंगे कि देखो ये चार्जशीट तुम्हारे अगेंस्ट आई है, ये पुलिस रिपोर्ट तुम्हारे अगेंस्ट आई है, ये रही एक कॉपी तुम्हारे लिए, ये कंप्लेंट तुम्हारे अगेंस्ट आई है और आपके खिलाफ एक ट्रायल चलेगा, ये लो आप कॉपी कंप्लेंट की। तो ये कॉपीज वगैरह जो है उसको सप्लाई करी जाएगी। और इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप चार्ज फ्रेम करो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करोगे? यू विल फ्रेम द चार्ज। Being the magistrate, what you will do? You will frame the charge. अब how the charges are framed? चार्ज का मतलब क्या है? आप ऑफिशियली कोर्ट होने के नाते आप ऑफिशियली उसको नोटिफाई करते हो कि देखो तुमने ये ऑफेंस करा है और आपने इस तरीके से इस तारीख को ये ऑफेंस किया, और इसके रिप्लाई में आप क्या बोलते हो? तो वो बोलेगा कि साहब मैं इनको स्वीकार करता हूं या स्वीकार नहीं करता, उसकी प्ली जो है रिकॉर्ड करोगे, तो चार्ज फ्रेम करोगे। चार्ज फ्रेम का मतलब क्या? उसको नोटिफाई करना, उसको नोटिस देना ऑफ द एक्यूजेशन विच इज मेड अगेंस्ट हिम। इसके बहुत सारे रूल्स हैं कि भाई क्या क्या पर्टिकुलर चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे आपको लिखने हैं, किस तरीके से फ्रेम करना है, कौन से चार्जेस को एक साथ लिखा जाएगा, कौन से चार्जेस को अलग लिखा जाएगा, कब एक साथ एक ही जगह चार्ज फ्रेम करे जाएंगे, कब अलग अलग चार्ज फ्रेम करे जाएंगे, कब कई लोगों के खिलाफ एक ही चार्जशीट में एक साथ चार्ज फ्रेम करे जाएंगे। ये सारी बातें जो है हमें पढ़नी है, इनसे रिलेटेड रूल्स को, चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड। चार्ज फ्रेमिंग का मतलब जो है मैंने अभी आपको बताया कि नोटिस देना अक्यूज्ड को कि भाई प्राइमा फेसी तुम्हारे खिलाफ ये ऑफेंस जो है दिख रहा है और इसका चार्ज आपके ऊपर लगाया जा रहा है। नाउ यू आंसर द कोर्ट whether you admit it or deny it, whether you admit it or claim to be tried। क्या आप इनको स्वीकार करते हैं या आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो ट्रायल पर जाऊंगा, मेरा ट्रायल किया जाए? तो भाई चार्ज फ्रेमिंग होगी। एडमिट कर लिया तो हो सकता है कि कोर्ट वहीं के वहीं उसको सजा दे दे, थोड़ी बहुत कम सजा, क्योंकि एडमिट कर लिया है। तो या वो बोलेगा कि मुझे क्या करना है, मैं ट्रायल क्लेम करता हूं, मैं ट्रायल। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल है बस ये जो चार्ज फ्रेम करे गए हैं इनको वेरीफाई करना। इनको क्या करना? वेरीफाई करना कि क्या जो चार्ज है क्या वो सही साबित होते हैं या नहीं। यू विल चेक द ट्रुथफुलनेस ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड। यही ट्रायल में किया जाना है। भाई चार्ज लगाया गया कि आपने इतने दिनांक को ये आर्टिकल चोरी किया। अब ट्रायल में क्या किया जाएगा? ट्रायल का मतलब है अब पता लगाया जाएगा कि क्या आपने ये अपराध किया है या नहीं किया। दिस इज हाउ द ट्रायल विल बी। तो ट्रायल कब स्टार्ट होगा? चार्ज फ्रेम हो गया, ट्रायल कब स्टार्ट होगा? जैसे ही एविडेंस लेना आप चालू करो। एविडेंस लेना आपने चालू करा तो बोल दिया गया कि ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब एविडेंस कैसे लोगे, कैसे एविडेंस लिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग जो है मैं रूल्स पढ़ने हैं। अलग अलग तरीके के ट्रायल्स होंगे, अलग अलग तरीके के केसेस होंगे, तो अलग अलग तरीके। अगर कोई केस ऐसा है जो कि सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो उसके लिए सेशन ट्रायल होगा। कोई समन्स केस है तो उसके लिए समन्स ट्रायल होगा। कोई वारंट केस है तो उसके लिए वारंट ट्रायल होगा, और कुछ केसेस में समरी ट्रायल भी होगा। तो अलग अलग तरीके के ट्रायल प्रोसीजर जो है हमें जानने हैं। अब उसमें क्या करा जाता है ट्रायल में? देखो एविडेंस लिया जाएगा, पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेंगे, फिर डिफेंस का एविडेंस लेंगे, और दोनों को ध्यान में रखते हुए फिर लास्ट में आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जजमेंट पास करेंगे। अब जजमेंट में भाई क्या हो सकता है? या तो एक्विटल हो सकता है या फिर कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन का मतलब आपको दोष सिद्ध पाया गया, आपने ये ऑफेंस किया है, नाउ यू आर कन्विक्टेड, आपको सजा सुनाई जाए। एक्विटल, ये पाया गया ट्रायल में कि आपने कोई अपराध नहीं करा है, देयर इज नो सफिशिएंट। अब ये किसी रीजन से हो सकता है कि आपके पास में कोई ऐसे एविडेंसेस हो जिनसे ये साबित हो जाए कि आपने अपराध नहीं किया,
या ये हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन के पास पर्याप्त एविडेंसेस ही नहीं थे, सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे, जिससे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपका ऑफेंस जो है प्रूव हो ही नहीं पाया। इसकी वजह से भी आपको क्या करते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो जजमेंट आएगा। जजमेंट ऑब्वियस सी बात है, कन्विक्शन का भी हो सकता है और एक्विटल का भी हो सकता है। नाउ दिस एविडेंस इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो ट्रायल जब हम पढ़ेंगे तो ट्रायल में हम केवल यही जानेंगे कि एविडेंस लिया जाएगा, पहले प्रोसिक्यूशन का फिर डिफेंस का, सारे ट्रायल्स में यही जानेंगे। लेकिन एविडेंस लिया कैसे जाएगा, इससे रिलेटेड रूल्स भी जो हैं आगे ट्रायल जैसे ही हम पढ़ के खत्म करेंगे उससे आगे जो है हम उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे इंक्वायरीज करी जाती हैं, उनसे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, उसको भी हमें समझना। अब जजमेंट आ गया, ध्यान देना जरा। अब जजमेंट आ गया तो जजमेंट आने के बाद आप जो है नाखुश हैं, चाहे वो कन्विक्शन का हो या एक्विटल का हो। कन्विक्शन का होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा अक्यूज्ड है वो नाखुश होगा। अदरवाइज जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है या फिर हमारा जो स्टेट है, एक्विटल के केस में हो सकता है वो नाखुश हो जजमेंट से। तो जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील या रिवीजन करोगे। तो अपील या रिवीजन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको भी हम जानेंगे। अपील या रिवीजन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको भी जो है हमें जाना। बेल से रिलेटेड मैं बता ही चुका हूं आपको पहले ही कि हम बेल से रिलेटेड प्रोविजन को जानेंगे। तो दिस इज हाउ द मेन सीआरपीसी लुक्स लाइक। मेन बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो ब्रॉडली दिखती है वो यही है। बस मैं बताऊं आपको, इन्वेस्टिगेशन से चालू होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मेनली, और जजमेंट तक आप पहुंच गए, ट्रायल आपने कर लिया, मेन यही है। अब इसी को करने के लिए देखो, ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के बाद एफआईआर हुई, एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन आया, ट्रायल हुआ, जजमेंट आ गया। अब मेन यही है, मेन तो यही है। अब इसी के बीच में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अक्यूज सामने नहीं आ रहा है तो अरेस्ट वारंट इश्यू करना पड़ा, किसी चीज की जरूरत है वो आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है सर्च वारंट जारी करना पड़ा। अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी वो नहीं आ पा रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, वो छिप रहा है, ही इज एवेडिंग द अरेस्ट। प्रोक्लेमेशन जारी किया, अटैचमेंट जारी किया, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया आपने। अरेस्ट कैसे किया जाएगा, कौन सी बातें ध्यान रखनी है अरेस्ट करते समय। जब किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो बेल के लिए अप्लाई करेगा। तो बेल से रिलेटेड क्या रूल्स, किसी को लग ही रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेगा, पहले से ही जमानत लेके रख ले, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद उसको बेल चाहिए तो कैसे बेल मिलेगी। तो मेन जो है मैं बता रहा हूं आपको, जो सोल बोलूंगा मैं बीएनएसएस की, वो यही है। आप इन्वेस्टिगेशन से चालू होकर के रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फॉलो अप करती है अप टू द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। मेन यही है। बाकी सारा जो सीआरपीसी लिखा हुआ है, बीएनएसएस जो लिखा हुआ है, वो केवल और केवल इसी पर्टिकुलर मेन चीज के लिए काम कर रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर दैट ओनली। और ये जो मेन प्रोविजंस हैं जो मैंने बताया आपको, दे विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर चैप्टर 13 टू चैप्टर आपका जाएगा ये 2 समरी ट्रायल्स तक, 288 तक, मतलब चैप्टर 22 तक। तो चैप्टर 13 से लगा करके चैप्टर 22, चैप्टर 13 से चैप्टर 22, चैप्टर 13 डील्स विथ इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। वहां से शुरू होगा। और 173 कुछ नहीं है, 173 आपका एफआईआर से रिलेटेड, तो एफआईआर से शुरू होगा और 22 चैप्टर तक जाएगा। चैप्टर 22 इज समरी ट्रायल, ट्रायल का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। 4 तरीके के ट्रायल्स देखेंगे हम,
एक हमारा सेशन ट्रायल होगा, एक समन ट्रायल होगा, एक वारंट ट्रायल होगा। वारंट ट्रायल में दो तरीके के ट्रायल होते हैं, दैट वी विल डिस्कस फर्दर। और फिर समरी ट्रायल। तो ट्रायल पे कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल के लास्ट में क्या आएगा, जजमेंट आएगा, वो वहीं पे कंटेंट। अब हर एक चीज से रिलेटेड रूल्स कौन कौन से हैं, वही जो है अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए। आ रही है बात समझ? बाकी के सारे चैप्टर्स किस लिए हैं कि इन चैप्टर्स को कैसे यूज किया जाएगा, इन चैप्टर को कैसे इन्फोर्स किया जाएगा, इनसे रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा, या इनमें आने वाली बातों से रिलेटेड, स्टेप से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स हैं, वो बाकी के चैप्टर्स में लिखे गए हैं। और कुछ मिसलीनियस चैप्टर्स, कुछ कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कुछ मिसलीनियस चैप्टर्स। उन मिसलीनियस चैप्टर्स के मैं आपको नाम लिख देता हूं, जो चैप्टर्स जो है हमें ध्यान में रखना। देयर आर सम चैप्टर्स विच आर मिसलीनियस चैप्टर्स, जो कि इंडिपेंडेंट है, इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि एक चैप्टर आपका आएगा प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस से, चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस से रिलेटेड आएगा, चैप्टर 12। कि भाई अपराध होने से पहले ही, ध्यान देना जरा, अपराध होने से पहले ही आप क्या कर लो, आपको लग रहा है कि अ पर्सन इज अबाउट टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसने किया नहीं, देखो कर देगा, एफआईआर होगी, फिर आगे का प्रोसीजर होगा। अभी उसने करा नहीं है, आप करने से पहले ही उसको क्या कर ले रहे हो, अप्रीहेंड कर ले रहे हो, अरेस्ट कर ले रहे हो, उसको डिटेन कर ले रहे हो, वो प्रिवेंटिव एक्शन है। अब उसको लेकर के क्या करोगे, उसको लेकर के आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में जाते हो, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का वहां पे काम नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, वो आपके चैप्टर 10 में दिए गए हैं। चैप्टर 10 कि आप क्या ले लोगे उससे, एक ये साइन करा लोगे, सॉरी चैप्टर 10 में मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा, चैप्टर 9 चैप्टर 9 से रिलेटेड प्रोविजन आप चैप्टर 9 में लेकर के जाओगे उसको। 12 में पुलिस ने क्या किया, उसको अरेस्ट कर लिया, कोई अपराध करने वाला था, अभी अपराध किया नहीं था, किया होता तो फिर अलग प्रोसीजर फॉलो अप होता। अपराध किया नहीं है, उससे पहले ही आपने उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसके आपने प्रिवेंटिव एक्शन लिया। नाउ यू विल टेक दैट पर्सन टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे सिक्योरिटी लेगा कि भाई आप अपराध नहीं करोगे, उससे बॉन्ड साइन करा लेगा, उससे रिलेटेड प्रोविजन है आपका चैप्टर 9। ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उनसे रिलेटेड प्रोविजन, थोड़े अलग प्रावधान जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कुछ पावर्स जो है आपको चैप्टर 11 में भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले हम पढ़ते थे धारा 144 लगा दी, अब नाउ द 144 इज डिफरेंट। उनके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ पावर्स दी गई हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, तो वो कुछ पावर्स भी चैप्टर 11 जो है डील करता है। नाउ देयर इज चैप्टर 10 विच इज वेरी डिफरेंट, जो कि ट्रायल वगैरह नहीं है, इंक्वायरी से रिलेटेड है, जो कि बात करता है मेंटेनेंस से रिलेटेड, मेंटेनेंस टू वाइफ, मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन, मेंटेनेंस टू पेरेंट्स, ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो भी बीएनएसएस में रखा गया है। पहले सेक्शन 125 से स्टार्ट होते थे, नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 144। अब ये मैं क्या बता रहा हूं, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि ट्रायल प्रोसीजर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 13 टू 22। 13 से 22 तक मेन है हमारा, और मैंने बोला बाकी सारा का सारा बीएनएसएस इसी 13 से 22 के लिए काम कर रहा है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अलग हैं, थोड़े से अलग हैं, जो इसके लिए काम नहीं करते हैं, उन्हीं चैप्टर्स की मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया, इज दिस क्लियर? चलिए जरा, अब जो है मैं आपको सारे चैप्टर्स एक बार दिखाऊंगा, और आप सारे चैप्टर्स देखेंगे कि कैसे ये 13 से 22 के लिए काम कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग फॉर चैप्टर 13 टू 22। सारे चैप्टर्स को एक बार हेडिंग 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 देखना है।
फिर उसके बाद जो है हम CRPC और BNSS जो है वो स्टार्ट करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यहां तक बातें आपको समझ में आई? 13 से 22 जो है समझ में आया या नहीं आया, बताओ जरा। बहुत बढ़िया। अब मैं पहले आपको लेके चलूंगा चैप्टर 13 से 22 तक के सारे नाम दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इससे फैमिलियर हुए या नहीं हुए, और उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा बाकी के चैप्टर्स के नामों की तरफ, जहां पर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि ये कैसे 13 से लेकर के जो 22 तक चैप्टर्स दिए गए हैं इनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जरा चैप्टर 13 से लेकर के 22 तक के सारे नाम। थिंक इट इज विजिबल टू यू ऑल। सबसे पहले देखिएगा चैप्टर 13, यहीं से कहानी चालू होती है हमारी। चैप्टर 13 से ही कहानी स्टार्ट होती है। इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्ट। तो FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सारे प्रोविजंस देखो उसी। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, बड़ा आसान सा है कि कौन से कोर्ट्स में आप जो है इंक्वायरी करेंगे, ऑफेंस का ट्रायल करेंगे, कौन से कोर्ट्स में करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि कौन कौन से कोर्ट एम्पावर्ड। फिर कंडीशंस रिक्विसाइड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कौन कौन सी कंडीशन है जरूरी जिनसे आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस से रिलेटेड ही प्रोविजंस करे गए हैं। कॉग्निजेंस पे क्या क्या लिमिटेशन है ध्यान देना जरा। अभी कॉग्निजेंस से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ रहे हो तो कॉग्निजेंस पे क्या क्या लिमिटेशन है वो सारी लिमिटेशंस यहां लिखी हैं कि डिफेमेशन के केस में क्या लिमिटेशन है। इस सेक्शन 85 के अंतर्गत अगर आप कोई ऑफेंस का क्या करते हो, कॉग्निजेंस लेते हो, तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। जजेस पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड अगर प्रोसिक्यूशन कर रहे हो तो क्या कॉग्निजेंस लेते समय क्या बातें ध्यान रखनी है। मैरिज से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है तो कौन सी बातें आप ध्यान रखोगे कॉग्निजेंस लेते टाइम। ठीक है, कब कॉग्निजेंस ले सकते हो, कब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, ये सारी बातें जो है यहां लिखी के बारे में मैंने बताया आपको। फिर कंप्लेंट करते हो आप मजिस्ट्रेट को, जो कंप्लेंट कर रहे थे मैंने बताया था कि NCR करोगे, NCR वाला फिर पुलिस बोलेगी कि जाओ कंप्लेंट करो, तो कंप्लेंट से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं वो सारी यहां। अब कंप्लेंट हो गई या पुलिस रिपोर्ट आ गई, पुलिस रिपोर्ट आ गई या कंप्लेंट आ गया, इसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया गया। कॉग्निजेंस लेने के बाद कैसे पता लगेगा कि पुलिस कैसे लगेगा कि पुलिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो कोर्ट क्या करेगा, प्रोसेस इशू करेगा, या तो समन्स करेगा जारी या वारंट जारी करेगा कि भाई बुलाओ तो उन लोगों को जिन्होंने ऑफेंस किया है, मेरे सामने प्रोड्यूस करो, तो इशुएंस ऑफ प्रोसेस हो, प्रोसेस इशू करेंगे। और प्रोसेस इशू करने के बाद में अब वो आपके सामने आ गया है तो आप क्या करोगे, उसको कॉपीज वगैरह सप्लाई करोगे, सप्लाई टू अक्यूज्ड, कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स जो भी आए हैं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको सप्लाई करोगे। ठीक है, क्या हो गया ये आपका चैप्टर 17। चैप्टर 18 आप चार्ज फ्रेम करो। ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस में क्या क्या रूल्स हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि फॉर्म किस तरीके का फॉर्म होगा, चार्ज का जॉइंडर कब करोगे, एक दूसरे से जोड़ कब दोगे, और उसके बाद में फिर मैंने बताया था आप ट्रायल स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले ट्रायल ऑफ सेशन कोड बताया गया आपका चैप्टर 19। चैप्टर 20 वारंट केस में क्या ट्रायल होगा वो बताया गया। ठीक है, फिर समन्स केस का क्या ट्रायल होगा चैप्टर 21, और फिर एट लास्ट यू हैव समरी ट्रायल फॉर चैप्टर 20। तो 13 से 22 तक की कहानी यही है कि क्राइम हुआ, FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन करा गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद में कॉग्निजेंस लिया गया, फिर प्रोसेस इशू हुआ, और फिर हमने चार्ज फ्रेम करके ट्रायल चालू करा, और ट्रायल में लास्ट में जजमेंट आता है। सब में देखेंगे आप, सब में लास्ट में जजमेंट आ रहा होगा हर एक ट्रायल में, या तो एक्विटल का जजमेंट होगा या। अब मैंने बोला इसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं ध्यान देना जरा,
इसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स केवल और केवल इसी चीज बात की हेल्प के लिए हैं कि 13 से लेकर के 22 तक के प्रोविजंस कैसे एग्जीक्यूट करे जाएं। जैसे कि प्ली बार्गेनिंग, सभी का यहां पे आपको इंट्रोडक्शन में प्ली बार्गेनिंग, एक व्यक्ति के ऊपर काफी सारे ऑफेंसेस हैं, वो उसको बोलता है कि सर मैं ये वाले ऑफेंसेस जो है स्वीकार कर लेता हूं, ये ऑफेंसेस मैंने किए हुए हैं, ये प्ली बार्गेनिंग होता है। तो उसको ऐसे केसेस में क्या होती है, कम सजा होती है। व्हाट ही डज, ही एक्सेप्ट्स, वो कॉम्प्रोमाइज में एंटर करता है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, वी विल रीड अबाउट इट, वी विल स्टडी अबाउट इट। अक्यूज्ड बोलता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में एंटर कर रहा हूं विक्टिम के साथ में, प्रोसिक्यूशन के साथ में, दैट आई एम एक्सेप्टिंग माय चार्ज, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ये ऑफेंस किया हुआ है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन मूव करता है, तो उसको जो प्रॉपर सजा होनी चाहिए थी, मान लीजिए 10 साल की पहले सजा थी, तो अब उसको हो सकता है कि 3 साल की सजा हो, 5 साल की, उससे रिलेटेड रूल्स हैं, उन सारे रूल्स का। तो ये कब हो रहा है, ट्रायल के बीच में ही हो रहा है। कब हो रहा है ये, ट्रायल के बीच में ही हो रहा है। हम देखेंगे स्टेज, एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, यहां पर देखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर 289 290, यहां पर जानेंगे हम कि जब चार्ज फ्रेम, जब पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी गई, कंप्लेंट पे इशू जो है कर दिया गया, प्रोसेस इशू कर दी गई, उसके बाद की जो स्टेजेस आ रही हैं वहां पर फिर प्री बार्गेनिंग आता है। तो ये बाद में नहीं आएगा, बीच की बीच प्रोसेस है। अब देखो जरा चैप्टर 24, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। आप अब किसी ऐसे व्यक्ति को आपको प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने, एज अ विटनेस प्रोड्यूस करना हो सकता है, या फिर हो सकता है उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा हो, उसकी अटेंडेंस जरूरी है। क्योंकि उसकी अटेंडेंस क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उसके अटेंडेंस में ही आप एविडेंस रिकॉर्ड करोगे जब वो सामने होगा। नहीं तो वो बोलेगा साहब जो एविडेंस मेरे खिलाफ रिकॉर्ड करे गए हैं मेरे सामने रिकॉर्ड नहीं करे गए थे, आई डिड नॉट हैव दी हैड दी अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन देम, मैं उनको क्रॉस एग्जामिन ही नहीं कर पाया, इसलिए उसकी प्रेजेंस जो है जरूरी होती है। या फिर आपको किसी एक व्यक्ति को विटनेस के तौर पे बुलाना है कोर्ट के अंदर, जो कि प्रेजेंट में कहां है, कन्फाइंड है, तो उसको बुलाओगे आप, तो उससे रिलेटेड रूल्स जो है चैप्टर 24 डील करते। अब मैंने बताया था आपको कि आप ट्रायल के दौरान क्या करोगे, एविडेंसेस रिसीव करोगे। पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आएगा, फिर डिफेंस का एविडेंस आएगा। और मैंने बताया था ट्रायल्स में केवल बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आएगा, डिफेंस का, कैसे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या उनका प्रोसीजर होता है, वो वहां नहीं लिखा है, वो लिखा हुआ है यहां पर। हाउ द एविडेंस विल बी रिकॉर्डेड, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, हाउ द एविडेंस विल बी रिकॉर्डेड, मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस, देखो कैसे लिया जाएगा। कमीशंस, बहुत बार हो सकता है कि भाई वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ सकता है जिसका एविडेंस आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप कमीशन इशू करते हो। क्या करते हो, कमीशन इशू करते हो। कमीशन इशू करने का मतलब किसी एक व्यक्ति को आप बोल दोगे कि ये कमीशन है, वो व्यक्ति जाएगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और आकर के कोर्ट को सबमिट कर देगा। और इसी से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस भी हमें जरूरी हैं, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इंक्वायरी ट्रायल्स में और कौन कौन से प्रोसीजर जो है काम में आएंगे, रूल्स काम में आएंगे, उनसे रिलेटेड चैप्टर 26 जो है डील कर। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 27, अगर मान लीजिए अक्यूज्ड पर्सन अनसाउंड माइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एक दो प्रोविजंस ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो हम जानेंगे, बट एटलीस्ट वी शुड नो। अब देखो जरा, एक्यूज्ड अगर अनसाउंड माइंड है, जिस एक्यूज को आप लेकर के आ रहे हो ट्रायल में, अगर वो अनसाउंड माइंड है तो उससे रिलेटेड कुछ अलग रूल्स जो हैं होंगे, और उन रूल्स को हमें देखना पड़ेगा। प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अब ये कुछ सेक्शंस जो हैं अलग से हैं, प्रोविजंस अलग से हैं, ये उन ऑफेंसेस में हमें ध्यान रखने हैं जहां पर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को हैम्पर करने वाले, अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस होते हैं। उनका जब ट्रायल किया जाएगा तो उन ट्रायल में हमें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना। कौन से ऑफेंसेस में, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति को बोला गया था कि आओ कोर्ट में अटेंडेंस लोगे और तुम कोर्ट में एविडेंस दोगे, वो नहीं आता, एविडेंस नहीं देता है, वो आता है फॉल्स एविडेंस देता है, तो दे आर अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ऐसे ऑफेंसेस के ट्रायल में किन बातों का, एक्स्ट्रा बातों का, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारे रूल्स जो है यहां पर
अब भाई फिर आपको जजमेंट लिखना था, भाई ट्रायल के लास्ट में आप क्या लिखोगे, जजमेंट लिखोगे। तो जजमेंट लिखते समय किन बातों का याद ध्यान रखोगे, वो सारी बातें जो है। अब हम शुरुआत के जब ऑफेंसेस जब हम कोर्ट्स के पावर पढ़ेंगे, कोर्ट्स की पावर पढ़ेंगे, तो कोर्ट्स की पावर में जानेंगे हम कि जो सेशन कोर्ट होता है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी सजा को सुना सकता है, लेकिन जब वो किसी भी सजा को सुनाता है और उसमें से एक सजा ऐसी है जो कि डेथ सेंटेंस है, जो सेशन कोर्ट है, भाई सारे कोर्ट की पावर होंगी कुछ ना कुछ, इसी तरीके से इसी बेसिस पे उनको ऑफेंस को ट्राई करने का पावर मिलता होगा। भाई एक ऑफेंस की सजा है लाइफ इंप्रिजनमेंट, मान लीजिए एक ऑफेंस की सजा क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है मान लीजिए, और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केवल 3 साल तक की सजा दे सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केवल 3 साल तक की सजा दे सकता है। तो बताइए क्या वो लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंस को ट्राई कर पाएगा, क्या वो सजा दे पाएगा? द आंसर इज नो। So the offenses or the trial of the offenses will be given to those court who are competent to inflict those punishment, जो उस punishment को दे सकते हैं। मतलब हर एक कोर्ट का अलग अलग पावर होगा कि वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। तो सेशन कोर्ट के पास भी ऐसी पावर है कि वो कोई सा भी सेंटेंस जो है इंपोज कर सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है सेशन कोर्ट। लेकिन जब भी सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस देगा तो उसको सबमिट करा जाता है हाई कोर्ट को, और कंफर्म कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म करता है। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है यहां पर दिया गया कि कैसे हाई कोर्ट कंफर्म करेगा। अब भाई आप खुश हैं ना खुश हैं किससे? जजमेंट से। तो आप अपील करेंगे। काफी बार आपके पास अपील की पावर नहीं होगी तो आप रेफरेंस या रिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजंस। क्रिमिनल केसेस को हो सकता है बहुत बार ट्रांसफर करना पड़े एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में फॉर सम रीजंस और अदर, है ना, उनकी बात करी गई है। अब भाई मान लीजिए सेंटेंस तो सुना दिया, 2 साल का सेंटेंस दे दिया, 3 साल का सेंटेंस दे दिया, डेथ पनिशमेंट सुना दिया, इनका एग्जीक्यूशन कैसे करा जाएगा उससे रिलेटेड, उनका सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन कैसे किया जाएगा। मतलब उनको अगर कम करना है, रिड्यूस करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है, डेथ का लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज करना है, कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, वो रूल्स हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको अक्यूज को अरेस्ट करते ही बेल से रिलेटेड प्रोविजंस की हमें पड़ेगी। तो बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो आपके चैप्टर 35 के अंदर दिए गए हैं। बेल से रिलेटेड प्रोविजन, भाई अक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया जाता है। अब वो उसका अभी ऑफेंस तो साबित नहीं हुआ है, चार्ज तो प्रूव नहीं हुआ है, जजमेंट तो नहीं आया है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल विल टेक टाइम, इन्वेस्टिगेशन माइट टेक टाइम। इस दौरान क्या उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पे रखा जाना चाहिए, जाना उचित है या नहीं है, ये बात जो है कोर्ट को देखनी पड़ेगी। और उससे रिलेटेड रूल्स जो है बेल एंड बेल बॉन्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है रिसीव होती है, जैसे चोरी है, चोरी के अपराध में कोई प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात है सीज करी जाएगी। अब उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, उसको डिस्पोज ऑफ क्या किया जाए, उससे रिलेटेड रूल्स जो है चैप्टर 36 में दिए गए हैं। इर्रेगुलर प्रोसीडिंग। अब भाई इतने सारे रूल्स तो बता दिया कि ये आप एम्पावर हो ऐसे करने के लिए, आपको ये पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी मान लीजिए कोई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर के, अपनी पावर से बाहर जाकर के कोई काम कर देता है, उसको पावर नहीं थी और उसने काम कर दिया, या कुछ काम कुछ अलग तरीके से किया जाता है। भाई चार्ज बोला गया कि इस फॉर्म में बनाना है, आपने किसी अलग तरीके से बना दिया। ट्रायल बोला गया था, जुरिस्डिक्शन में पढ़े अभी थोड़ी देर पहले जाना, कि एक पर्टिकुलर जगह ट्रायल को किया जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसको जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, उस जगह ना किया जाकर किसी दूसरी जगह किया गया। तो ऐसी प्रोसीडिंग्स को हम बोलते हैं इर्रेगुलर प्रोसीडिंग। रेगुलर नहीं है ये, क्योंकि इनमें कुछ आ गया, डिफेक्ट आ गया। अब इस डिफेक्ट का नतीजा क्या होगा? कुछ डिफेक्ट ऐसे होंगे जो क्योरेबल होंगे, जिनको सही किया जा सकता है, उन डिफेक्ट से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ डिफेक्ट ऐसे भी होंगे
जिन डिफेक्ट से पूरा का पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा, ट्रायल विशिएट हो जाएगा, वो सारे प्रोविजंस जो है आपके चैप्टर 30। नाउ चैप्टर 38 वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि कॉग्निजेंस लेते हो आप, और कॉग्निजेंस पे लिमिटेशंस थे, ध्यान देना जरा, कि मैरिज के केस में, डिफेमेशन के केस में, कौन पब्लिक सर्वेंट के केस में, जजेस के केस में किन बातों का ध्यान रखोगे जब आप कॉग्निजेंस ले रहे हो। सेम चीज कुछ और लिमिटेशंस चैप्टर 38 के अंतर्गत भी दिए गए, और ये मेनली दिए गए हैं किसके रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। क्या आप कभी भी किसी भी समय किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टाइम लिमिट निर्धारित करेगी। कि ऐसा नहीं ऑफेंस हुआ था 20 साल पहले और आज कोर्ट कॉग्निजेंस ले उस पर, क्या ऐसा होना चाहिए? तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं कि कितने समय के अंदर आप कॉग्निजेंस लेंगे, कितने समय के अंदर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, कब वो टाइम शुरू होगा, कब वो टाइम खत्म होगा, जिस टाइम के अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना है, जिसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स यहाँ दिए गए हैं। फिर उसके बाद में कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस हैं, कुछ मिसलिनियस पावर्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो आपके चैप्टर। अभी बचते हैं शुरुआत के कुछ आपके चैप्टर्स। अब देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स बड़े नॉर्मल से हैं। एक आपका प्रिलिमिनरी, ऑब्वियस सी बात है, पहला जो होता है वो प्रिलिमिनरी होता है, जहाँ पे कुछ डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट वगैरह, सेविंग्स वगैरह, ये सारे कुछ दिए होते हैं। उसके बाद में देखो भाई, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्रिमिनल कोड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट ऑफिस और ऑफिसेस होते हैं, उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। उनको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है उसके बारे में जानना, उनकी क्या पावर्स होती हैं उनको भी जानना जरूरी है। व्हाट आर देयर पावर्स। अगेन जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के, जैसे कि भाई एसपी हो गया, क्योंकि बहुत बार आप सब जगह मैक्सिमम जगह देखेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की बस बात करी जाएगी, ठीक है। तो जो जो स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं या जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, एसपी हो गए, सीएसपी हो गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए, इनकी क्या पावर्स होती है, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो है करेंगे। और मैजिस्ट्रेट की या पुलिस की कैसे सहायता करी जाएगी, एड किया जाएगा लोगों के द्वारा, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं। अब मैंने बताया आपको, आप क्या करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जब पुलिस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एफआईआर लिख ली, एफआईआर करने के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया आपको, वो एक्वेटेंस से क्या करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उनको बुलाएंगे, सीजर होगा, अरेस्ट भी होगा। तो अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्ट करने के बाद क्या करना है, कैसे उस व्यक्ति को रखा जाएगा, कैसे उसका ध्यान रखा जाए, कैसे उसको कस्टडी में प्रोटेक्टिव तौर पे रखा जाएगा, कब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, उन सभी से रिलेटेड, किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके राइट्स क्या है, अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या है, ये सारी बातों से रिलेटेड है आपका चैप्टर 5। अब मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को बुलाना है, उसको कंपेल करना है अपीयरेंस के लिए, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, मैंने बताया ना, पुलिस को बुलाना पड़ सकता है कि आओ मुझे तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, पुलिस बुलाना चाहती है, या कोर्ट को बुलाना हो सकता है किसी व्यक्ति को कि भाई आओ मुझे तुम्हारा विटनेस के तौर पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, या आप अक्यूज्ड हो तो बोलेगा कि आओ आंसर करो, जरा बताओ तुमने ये अपराध किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, समन्स जारी करोगे, वारंट जारी करोगे, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करोगे, और इसके बावजूद भी नहीं आएगा तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट करोगे। डू नॉट वरी अबाउट कि भाई मुझे प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट नहीं पता, डू नॉट वरी अबाउट इट, वी विल स्टडी अबाउट इट, ठीक है। और मान लीजिए लोगों तक तो ठीक ही है, आपको किसी वस्तु को बुलाना है कोर्ट के अंदर, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स कंपेल करोगे, उसके लिए भी आप समन्स जारी करोगे कि भैया ये चीज जो है वो मुझे प्रोड्यूस करके दो, समन्स टू प्रोड्यूस थिंग। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, या सर्च वारंट इशू करोगे, तो पुलिस ऑफिशियल भी इशू कर सकते हैं, कोर्ट भी इशू करेगा, कब कौन करेगा, कब कौन नहीं कर सकता, उन सभी के बारे में। फिर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट भी नहीं है
और साथ ही साथ केवल होते क्या है ये मैं आपको बता दूंगा कि ये रिलेशंस हैं। जैसे हमारे यहाँ अपराध हुआ है और हमारे यहाँ का अपराधी जो है कहाँ भाग के चला गया, दूसरे देश में भाग के चला गया, तो वहां से हमारे क्या अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। दूसरे देश को, मान लीजिए यूएस को, हमारे यहाँ बैठे किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो कैसे रिकॉर्ड करेगा, क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसके लिए, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। फिर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, ये मैंने बताया आपको कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति जो अपराध करने वाला था, या और दूसरे केसेस भी है, प्रिवेंटिव केस तो है ही, साथ साथ दूसरे केसेस कि वो सिक्योरिटी ले लेते हैं कि भाई आप अपराध नहीं करोगे इतने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। फिर मैंने बताया था आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है चैप्टर 10 है। फिर जो आपका पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी की मेंटेनेंस से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो पावर है वो आपका चैप्टर 11 डील करता है। देन देयर इज चैप्टर 12 जो प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बात करता है। जैसे मैंने बताया एक प्रिवेंटिव एक्शन आपको कि कोई ऑफेंस होने वाला था, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के करने से पहले ही पुलिस ने उसको क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया, अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, उससे रिलेटेड प्रोविजन। तो दे आर ऑल दी चैप्टर। तो आपको समझ में आया चैप्टर 13 से 22, दिस इज द एक्चुअल बीएनएसएस। 13 से 22, क्या बोला मैंने, चैप्टर 13 से चैप्टर 22, दिस इज द बीएनएसएस। ये वास्तविकता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। बाकी का सारा जो है बेल के प्रोविजंस दिए हैं चैप्टर 35 में, लेकिन यूज कहां आ रहे हैं बताओ ना मुझे जरा। वो यूज आ रहे हैं जब आप बात करते हैं अरेस्ट की। जब भाई अरेस्ट होगा व्यक्ति, जब व्यक्ति अरेस्ट होगा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर या ट्रायल के टाइम पर, तो उसको फिर बेल की आवश्यकता। चैप्टर 26, 25, एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड करोगे, इंक्वायरीज में कौन से रूल्स को ध्यान रखोगे। तो भाई इंक्वायरीज तो पहले ही हो रही, ट्रायल तो पहले ही हो रहा है। दे आर द टॉपिक ऑफ चैप्टर 19, 20, 21, 22, वहां पर हो रहा है सारा कुछ, बस वो रूल्स वहां लिखे हुए। तो वास्तविक प्रोसीजर जो है, अगर मैं बोलूं क्रिमिनल प्रोसीजर जो है बीएनएसएस में लिखा हुआ है, तो प्रोसीजर कहां से कहां तक है, प्रोसीजर जो है 13 से लगा करके 22 तक। अब इस 13 से लगा करके 22 तक जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, द प्रोसीजर विच इज रिटन फ्रॉम चैप्टर 13 to 22 is the main procedure, and to carry out this main procedure other chapters are written which are incidental, which are supplementary, which complements these chapters। बाकी के जो चैप्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, चैप्टर 13 से लगा के चैप्टर 22 का जो प्रोसीजर है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। भाई इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करना है, कैसे अरेस्ट करोगे, चैप्टर 5 ने बता दिया। ट्रायल में किसी विटनेस को बुलाना है, कैसे बुलाओगे, समन्स, चैप्टर 6 बता रहा है हमें। इज दिस क्लियर और नॉट। ये सारी बातें आपको समझ में आई। यू गेट टू नो द ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर संहिता और नो। बताओ जरा, अगर ये सारा कुछ समझ में आया है तो फिर अब हम जो है बीएनएसएस को सिलसिलेवार स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे, क्या हम चैप्टर 13 से 22 तक ही पढ़ेंगे, क्या बाकी की चीजें नहीं पढ़ेंगे, कैसे इसको प्रोसीड करने वाले हैं। तो आई विल टेल यू कि पहले तो चैप्टर 7 तक की कहानी जो है, कहां तक की कहानी, चैप्टर 7 तक की कहानी, ये अरेस्ट, पहले पावर्स, पहले तो हमें कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा आपको, क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में कि भाई कोर्ट्स क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, फिर अरेस्ट कैसे होता है, अरेस्ट व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हैं,
समन्स क्या होता है, वारंट क्या होता है, और डेफिनेशंस ऑब्वियसली बात है, पहले डेफिनेशन फिर अरेस्ट वगैरह जानेंगे, ये सारी प्रोविजंस को। वारंट क्या होता है, प्रोक्लेमेशन क्या है, अटैचमेंट क्या है, सर्च वारंट क्या है, इनको जब हम पढ़ जाएंगे तो फिर पहुंचेंगे हम, क्योंकि इनका बहुत इस्तेमाल होगा जब हम आगे प्रोसीजर को पढ़ रहे होंगे। जब बेल वगैरह भी आएगा, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो उसको हम बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हमारा चैप्टर 13 से, तो पहले चैप्टर 7 तक हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे 13 से लगा करके 22 तक के प्रोविजन, और फिर जो है उसके बाद की कहानी जो है वो केवल और केवल उसको सप्लीमेंट करने वाली जो है, उसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ने वाले। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। 13 से 22, दिस इज द इंपॉर्टेंट इन ऑल द चैप्टर्स ऑफ बीएनएसएस, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी 5 चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो रिवाइज थिंग्स ना, थोड़ा सा आप एक बार और देखें ना, समझें ज़रा, यू गेट टू नो, यू गेट द फील ऑफ द एक्ट, और फिर जो है हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे सेक्शन 1 से सेक्शन 1 2 3, बिल्कुल लाइन से सारे सेक्शन जानेंगे, पढ़ेंगे उनको। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट, आपको को लेकर के, एक्ट को लेकर के लग रहा है कि इतना बड़ा एक्ट है, कैसे क्या होने वाला, यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो।